ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर भगत चंद्र मोहन जी का है। डॉक्टर चंद्र मोहन भगत जी के दो हॉस्पिटल्स हैं, एक भगत चंद्र हॉस्पिटल के नाम से, एक भगत हॉस्पिटल के नाम से जनकपुरी में। और हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं, हमारे साधक जो पालम का फ्लाईओवर है उसके बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत सारे साथी उसमें जा भी चुके हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है वहां पर। कई बार मुझे भी जाने का मौका मिला, इलाज के लिए भी और मिलने के लिए भी। तो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, किसी को जरूरत हो तो बहुत सहायता मिलती है वहां से। और आज जो आप विषय ले रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में जलवायु परिवर्तन से होने वाले रोगों से कैसे हम बच सकते हैं। आजकल बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो इस विषय को लेते हुए और अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सब कराएं, डॉक्टर साहब का। जी डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े अच्छे प्राकृतिक वातावरण से की पृष्ठभूमि से आप दिखाई दे रहे हैं, तो बड़े आनंद की बात है। डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से। और आपके जैसा सरोजी ने बताया कि दो हॉस्पिटल्स हैं, जनकपुरी में भी है और यहाँ महावीर एनक्लेव में भी है। आपके जिन संगठनों से आप जुड़े रहे, वो एम्स के संगठनों से, मेडिकल एसोसिएशन से, वो तो हम लोग सब जानते ही हैं। तो उसके अतिरिक्त डॉक्टर साहब ने प्रबंधन में भी कई डिग्री आईआईएम इंदौर से, अहमदाबाद से, बेंगलोर से भी की। और मैं देख रहा था कि डॉक्टर साहब के जो स्पेशलाइजेशन है वो तो एनेस्थीसिया है। आप उसकी भी जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, उससे भी आप जुड़े रहे हैं। डॉक्टर साहब की कई चीज़ों में जो विशेष रुचि है वो मेडिकल फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, नर्सिंग होम के हैं, वायलेंस इन हेल्थ केयर है, कोस्टिंग इन हेल्थ केयर है, क्वालिटी इन हेल्थ केयर है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो आज जो दुनिया भर को जो चीज प्रभावित करने वाली कर रही है, और इतना कर रही है कि मतलब दिल्ली में रहने वाले लोग तो सब सोच रहे हैं कैसे भाग जाएं हम। मैंने एक कविता भी पीछे लिखी थी और काफी लोगों ने पसंद की। ऐसी एनर्जी कंजर्वेशन और कॉस्ट रिडक्शन है। तो लेकिन मुख्य रूप से जो ये विषय है डॉक्टर साहब का, और साथ ही जो हम लोगों का परिचय का माध्यम बनी, वो तो उनकी साहित्य में जो रुचि है वो बनी, जिसके कारण से वो लगातार यूट्यूब पर और कई माध्यमों से अपनी कविताएं भी लिखते रहते हैं। उनकी कविता संग्रह भी है, तो हम उनकी रचना का भी आनंद लेंगे। परंतु पहले आज जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले रोग हैं, और जो अब हम देख रहे हैं कि अब जलवायु परिवर्तन होने वाला है, अभी शुरू नहीं, सर्दी समाप्त साधारणता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी गर्मी इतनी आ गई है। अखबारों में आ रहा है सबसे गर्म दिन, मार्च का सबसे गर्म दिन हो गया है। तो आने वाले समय के बारे में एक बड़ा भयावह सा चित्र है। लेकिन एक अच्छी तस्वीर है कि दिल्ली में सरकार बदली है, तो शायद कुछ चीजें सकारात्मक हो। परंतु इन सब के बीच में व्यक्तियों को रास्ता कैसे निकाला, एक बात मुझे ध्यान में आ रही है जो डॉक्टर साहब के बारे में मेरे डॉक्टर साहब ने सीनियर सिटीजन्स की, डॉक्टर साहब की क्लास का कितना महत्व है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीनियर सिटीजन्स के जो बारे में, उनको कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए उसके बारे में क्लासेस ली। मैं बहुत देखता हूँ लोगों के बड़े फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं और वो कई बार तो अपना जीवन ही खो देते हैं। तो जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ काश इन्होंने डॉक्टर साहब की क्लास अटेंड की होती और डॉक्टर साहब ने जो प्रिकॉशंस बताए हैं वो लिए होते। तो मतलब इतना किसी की क्लास का या किसी की बातों का महत्व हो, इतनी प्रासंगिक हो, इतनी महत्वपूर्ण हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब बड़े अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं और हमारे संरक्षक तो हैं ही। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ वे कृपया अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, सबको सबको नमस्कार औपचारिक तौर पे। और आज जो विषय मैंने लिया है
आवाज साफ आ रही है बिल्कुल सबको? जी आ रही है डॉक्टर साहब। आज जो विषय मैंने लिया है, क्योंकि अक्सर मैं आपसे बात करता हूँ बीमारियों की रोकथाम पे। जब भी एडवाइस होती है, बीमारियों के इलाज की बात कम करता हूँ, रोकथाम की बात ज्यादा करता हूँ। और इस रोकथाम में, जैसे कि अनिल जी ने बताया कि दुनिया एक भयानक दृश्य की ओर जा रही है। आपने पैसे संचित किए, या आपने मकान बनाया, या आपने गाड़ियां ली, लेकिन उसका असर जो किस पे छोड़ के जा रहे हो आप, ये समझने का एक विषय है। और उससे आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपको, आपके आने वाले बच्चों को, आपके परिवारजनों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके निकट संबंधियों को, उनको क्या तकलीफ हो रही है। क्योंकि ये देखिए, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन की बात करते हैं, तो हम किसी को बंद कमरे में नहीं रख सकते, किसी भी हालत में नहीं रख सकते हैं। रख भी लेंगे तो एक दिन, दो दिन, चार दिन, महीना भर, अल्टीमेटली उसको एनवायरमेंट के बीच में आना है। जब आना है तो उसको झेलना भी पड़ेगा। अब ये एनवायरनमेंट को खराब करने में किसका दोष है, ये तो विषय मैं नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इंडस्ट्रीज का और डेवलप्ड कंट्रीज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे को किन किन बीमारी होती है, पहले हम उनका नाम लेते हैं। ब्रोंकाइटिस यानी खांसी होती रहती है। क्रॉनिक कफ, जब भी कोई होता भी नहीं, इन्फेक्शन भी नहीं है, तो भी आपको खांसी होती रहती है। फिर अक्सर निमोनिया हो जाना, निमोनिया का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, और ओल्ड एज में ज्यादा होता है, बच्चों में भी ज्यादा होता है। और ये निमोनिया कई बार डेथ में भी कन्वर्ट हो जाता है। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो है, ये पल्मोनरी डिजीज है। इसमें क्या होता है कि बार बार इन्फेक्शन होने से, बार बार खांसी होने से आपकी जो सांस की नलियां हैं वो धीरे धीरे छोटी होने लग जाती हैं। कई जगह पूरी हो जाती हैं, और फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। जब आप सांस लेते हैं तो सीटी सी आवाज आती है, इस तरह सीटी सी आवाज आती है, तो ये भी हो जाता है। अब इसका भी इलाज नहीं है, इसका सिर्फ है कि सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं और इसको ठीक। बड़ी खतरनाक बीमारी है। फिर है कैंसर। और ये पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेंट्स, बिकॉज ऑफ, कह लीजिए कि आप गाड़ियों की वजह से, या इंडस्ट्रीज की वजह से, या खेती में जो पोल्यूटेंट यूज हो रहे हैं, या हम फूड प्रिजर्वेशन में कई चीजें डालते हैं, या सिंथेटिक कई मटेरियल जो हमारे पास आए, जिसमें बीपीए वगैरह खास था, और जो हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, इनमें भी कई चीजें हैं, ये सब मिला के आपको एक केमिकल की दुनिया में ले गए हैं। अब ये जो केमिकल की दुनिया है, नेचर से बहुत दूर है। और ये सारे केमिकल जो है आदमी के बनाए हुए हैं, नेचर ने नहीं बना के लिए। नेचर ने जब कोई केमिकल बनाया तो उसकी रोकथाम का भी, उसने उसको बैलेंस करने का भी एक तरीका बनाया था। तो ये जो केमिकल्स हैं, ये सब आपको कैंसर की तरफ ले जाते हैं, यानी मेलिग्नेंसीज, जिससे आप सब बहुत डरते हैं। जिसको हो जाता है तो उसकी तो नींद खराब हो जाती है, परिवार वालों की भी नींद खराब हो जाती है कि कैंसर हो गया भाई मेरे तो। अब ये कैंसर चमड़ी का भी हो सकता है, कैंसर कहीं का भी हो सकता है, हाथों का भी हो सकता है। क्योंकि आपके जो पोल्यूटेंट है आपके फेफड़ों में जा रहे हैं, वो आपके हाथों में जा रहे हैं, आपकी स्किन के टच में आ रहे हैं, आपकी आंखों के टच में आ रहे हैं, आपके नाक के टच में आ रहे हैं, कहीं पे भी आपका। और जो ब्लड के थ्रू आपके हार्ट पे की तरफ भी जा रहे हैं, लिवर में भी जा रहे हैं, किडनी में भी जा रहे हैं, तो कहीं का भी कैंसर हो सकता है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है कि हम इन पॉल्यूशन की वजह से, जो कि हमने खुद पैदा किया, खुद, इसलिए मैं आपको इंगित नहीं कर रहा हूँ, खुद का मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स ने इस दुनिया में बना के रख दी है, और एक के बाद एक जोड़ते रहे, और हम बड़े खुश होते रहे कि हमें देखो ये भी चीज मिल गई, हमें ये भी मिल गई है। पहले हमारा खाना एक हफ्ते में खराब होता था, अब वो 6 6 महीने खराब नहीं होता, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दो। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है, कैंसर। फिर आ जाता है उसके बाद हीट स्ट्रोक। गर्मी जब बढ़ेगी, आ ही रही है, अप्रैल का महीना है और टेम्परेचर 40 क्रॉस होने वाला है। हीट स्ट्रोक एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट हम अगले किसी सेशन में जल्दी से डिस्कस करना चाहेंगे किसी के साथ भी। लेकिन हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन जो है, ये दो चीजें डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन ये टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिर आ जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कि इन्हीं की वजह से हमारे जो ब्रेन की वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है पोल्यूशन की वजह से। आपको नींद ठीक से नहीं आती, आपका नाक बंद रहेगा, खांसी होगी बार बार,
आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। नींद ठीक से नहीं आएगी, रात को उठेंगे जब, तो सुबह भी आपका मेंटल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब रहेगा और इरिटेबिलिटी भी होगी। इसके अलावा और जो है कि पोल्यूशन की वजह से ब्रेन के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। स्ट्रोक, स्ट्रोक तो आप समझते हैं अधरंग हो गया किसी को, कि सडनली ब्लड के अंदर क्लॉट बन गया या ब्लीडिंग हो गई है या ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो ये भी एक है जो इसके साथ जोड़ा जाता है पोल्यूशन के साथ। हार्ट अटैक भी पोल्यूशन के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि जब पोल्यूशन होती है तो कई चीजें असर होती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर भी आपकी बढ़ती है और हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। स्किन का मैंने कहा कि सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट जो आपका पोल्यूशन का, जो एयर पोल्यूशन का है, हम फूड पोल्यूशन की बात बाद में करेंगे, एयर पोल्यूशन का जो असर होता है वो आपकी स्किन पे होता है। जब स्किन पे होता है तो आपको एलर्जीज भी हो सकती है किसी चीज से, और कई बार स्किन काली भी पड़नी शुरू हो जाती है, कईयों को रैशेज हो जाते हैं, तो स्किन पे भी अटैक हो जाता है, एलर्जीज पैदा होती है। फिर ये जितने केमिकल्स जब आप खाने के अंदर लेते हैं, ये पोल्यूशन लेते हैं, जो एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली दोनों होते हैं, जब आपके लिवर की तरफ जाते हैं, क्योंकि खाना जब आपके आंतों में जाता है, आंतों से एब्जॉर्ब होकर वो पहले लिवर में जाता है, लिवर के बाद बाकी बॉडी में जाता है। तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, इसका सबसे जो लंबा असर पड़ता है वो लिवर में पड़ता है, क्योंकि वहीं पे इसकी कटाई हो रही होती है और ये केमिकल्स को लिवर झेलता है, और लिवर के बाद जब ये ब्लड में जाता है तो किडनीज झेलती है इसको। तो ये दोनों ही ऑर्गन्स जो है बड़े वल्नरेबल स्टेट में चले जाते हैं। और लिवर का कैंसर तो मैं आपको बता दूं कि उससे 1 या 2 साल से ज्यादा आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर हो गया तो 1 साल भी काट लेंगे तो का गनीमत है। और लिवर का कैंसर के अलावा सिरोसिस पे, अब कई लोगों को सिरोसिस हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि हम तो शराब भी नहीं पीते थे लेकिन हमारा लिवर खराब हो गया। यहाँ पे केमिकल्स का रोल भी आता है, कई और कारण भी होते हैं, इडियोपैथिक कारण भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कैंसर का ये पोल्यूशन का रोल आता है। अब ये तो जनरल पोल्यूशन की बातें हो गई। अब इसके अलावा और जो हम पानी में पोल्यूशन करते हैं, जो हम लोग बेपरवाह है कि अगर नजफगढ़ ड्रेन खराब हो रहा है और जमुना खराब हो रही है, हमें तो दिल्ली जल बोर्ड साफ पानी दे रहा है, लेकिन आप इस पोल्यूशन से बच नहीं सकते हैं। देर सवेर ये पानी आपके घरों की तरफ आएगा ही आएगा, और आ रहा है। कभी कोई पाइप लीक करती है, कभी कोई कंटेमिनेशन कर देता है, कभी किसी की लापरवाही होती है, तो आपको वाटर बॉर्न डिजीज भी हो जाती है। अब वाटर बॉर्न डिजीज की मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूँ। टाइफाइड इसमें सबसे आगे है, पेट खराब होना, गैस्ट्रोएंटेरिटिस नंबर 2 है, कॉलरा कभी कभी हो जाता है, जब फैलता है तो भयानक रूप से फैलता है। हेपेटाइटिस ए है, जो कि खराब पानी की वजह से आते हैं। जियार्डियासिस है, जिसमें अक्सर पेट में लूज मोशन रहते हैं और थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, जियार्डियासिस। फिर आ जाता है पोलियो, भी पोल्यूशन की वजह से होता है। पोलियो का देखिए साइकिल बड़ा सिंपल सा है कि स्टूल में पास होता है पोलियो का वायरस, और वो फिर सीवर में जाता है, सीवर से घूम के फिर पानी में आता है, फिर वो बच्चों को करता है। और जिसको पोलियो हो जाता है, आप लोगों ने देखा है, सारी उम्र वो झेलता है कि पैरों में या हाथों में एक टेढ़ापन आ जाता है, वीकनेस हो जाती है, तो सारी उम्र झेलता है। ये सब देखिए, सब चीजें हमारी लापरवाही से हो रही है। नेचर ने ये नहीं दिया था हमें, हम लोगों ने अपनी लापरवाही से इनको फैलाया है। फिर और भी हैं, जैसे इकोलाई इन्फेक्शन, वगैरह क्रॉनिक है। अब हम एक पोल्यूशन के एक और एस्पेक्ट पे आता हूँ। देखिए, मैं आपको डरा भी रहा हूँ जान के कि आप लोगों को थोड़ा सावधान होना है और अपने बच्चों को भी समझाना है। एक है प्लास्टिक की वजह से। प्लास्टिक आप लोगों ने बेइंतहा यूज किया है। साफ पानी चाहिए था, आपने प्लास्टिक की बोतलें ली, प्लास्टिक की बोतल को फेंका, पानी उनको फेंका, तो वो नदी नालों से में तक। समुद्र की जब सफाई करते हैं तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना प्लास्टिक कहाँ से आ गया। लाखों बिलियंस ऑफ बॉटल्स पर डे आ रहे हैं। अब ये जो प्लास्टिक है, ये कई तरह का है। एक इसमें बीपीए युक्त है प्लास्टिक। आपने पढ़ा होगा, जो बड़ी कंपनियां कई बड़ी ब्रांड अपना करने के लिए लिख देती हैं बीपीए फ्री प्लास्टिक। बीपीए फ्री प्लास्टिक, लेकिन है तो वो प्लास्टिक, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन ये जो बीपीए है, ये आपके जो इम्यून सिस्टम है, आपके हार्मोन्स हैं, आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं, और आपके मेंटल स्टेट है, इन सब पे असर डालता है। और ये बीपीए जब समुद्र में जा रहा है, आपकी हम सबकी हरकतों से, पानी के थ्रू जब समुद्र में जा रहा है, तो मछली पे भी असर डाल रहा है।
मछली पे असर डाल रहा है, तो मछली का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। मछली का बिहेवियर चेंज हो रहा है, और आप जब वो मछली खाते हैं तो आपके अंदर भी वो केमिकल आ रहा है। जो खाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो खाते हैं तो उनके बिहेवियर पे भी आ रहा है, और ये कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी भी बन गया है। यानी जब बच्चा पैदा नहीं होता है तो ये समस्या एक परिवार को लगती है कि हमारे घर में बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका एक कारण ये प्लास्टिक भी है, जो घूम फिर के हमारे पानी में और खाने में आ रहा है। इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से कई ऐसे बैक्टीरिया और वायरस समुद्र में पनप रहे हैं जो देर सवेर हम पे अटैक कर रहे हैं। कुछ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पर बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अगले 5 से 10 साल में ये बड़े भयानक तौर पे हम पे अटैक करेंगे, क्योंकि इनकी एंटीबायोटिक भी हमारे पास अभी नहीं बनी है, ना बनेगी कभी। ये नया बैक्टीरिया आ रहे हैं, नए हैं, तो ये समुद्र के अंदर कॉलोनीज बनती जा रही है। क्योंकि जब आप प्लास्टिक फेंकते हैं, वो प्लास्टिक के आसपास कचरा इकट्ठा होता है, कचरा इकट्ठा होता है, बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं, और वो कॉलोनीज बन रही है वहां पे। बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन रही हैं, और वो फिर एक तरह से दुश्मन आप पैदा कर रहे हो, और वो आप पे हमला करेंगे। फिर थोड़ा सा घर के पोल्यूशन की तरफ भी चलते हैं। घर का पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, जिसको हम लोग लाइटली लेते हैं, डस्ट है, मिट्टी झाड़ू लगाया, फूल झाड़ू लगाया है, वैक्यूम क्लीनर किया, डस्ट उठती है। अब इसकी अगर हम फिगर्स लें, सावधान होने वाली बात है। 3.2 मिलियन डेथ्स पर ईयर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, WHO की फिगर्स है। 3.2 मिलियन डेथ्स, यानी कितने करोड़ लोग सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन है। और इसमें 23,07,000 बच्चे 5 साल की नीचे की उम्र में मर रहे हैं। हमने तो दुनिया बनाई थी फलने फूलने के लिए, ईश्वर ने भी बनाई थी फलने फूलने के लिए, लेकिन हम उसको किस तरफ ले गए। गाड़ी लेने जाते हैं तो सोचते नहीं है, मिट्टी में गाड़ी चलाते हैं तो सोचते नहीं है, घर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं तो सोचते नहीं है, और गाड़ी का पोल्यूशन चेक नहीं करते। और पोल्यूशन चेक भी कराने जाते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देता है कि आपकी गाड़ी ठीक है, अगले 1 साल के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट आ गया। तो अगली बारी पुलिस वाला चेक करता तो आप उसको कागज दिखाते। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आपकी कितनी गाड़ियों का पोल्यूशन चेक करो, और वाकई कितनों का पोल्यूशन कंट्रोल में है। मैं यही कहूंगा कि पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। भारत स्टेज 6 जो गाड़ियां हैं वो बेटर है, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल होता है काफी। अब ये जो पोल्यूशन है, अगर घर का और बाहर का, ये जो पहले 3.2 मिलियन फिगर थी, ये घर के पोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। और अगर हम घर का और बाहर का पोल्यूशन करें तो 6.7 मिलियन डेथ्स जो है पर ईयर हो रही है। फर्क आपके बच्चों पे ही आ रहा है, आपके पोते पोतियों पे भी आ रहा है, आपके बच्चों पे आ रहा है, पोते पोतियों पे भी आ रहा है। बच्चा जो पैदा होता है लो बर्थ वेट होता है। जब पोल्यूशन में जो माँ पल रही होती है, उसका जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट कम होता है। बच्चे टाइम से पहले भी पैदा हो जाते हैं, और उनका इम्यून सिस्टम डिजीज, उनमें कई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो आप लोग देख के आपको शौक लगता है कि हमारे घर में ये बीमारी क्यों आ गई बच्चे। कारण तो पोल्यूशन है। हम लोग ग्रहण वगैरह को दोष देते रहे पहले, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, लेकिन ये पोल्यूशन उससे बड़ा ग्रहण है जो हम सबको लग रहा है। और हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो रहा है। इम्यून सिस्टम वीक होता है तो बीमारियां भी, कोई भी बीमारी हमें पकड़ लेती है, कोई भी इन्फेक्शन पकड़ लेता है। इसके अलावा अब हम जो अनिल जोशी जी ने चर्चा की ग्लोबल वार्मिंग की, कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने कोयला, फॉसिल फ्यूल यानी तेल, कोयला वगैरह, ये सब इसको खूब जलाया है और बिना बात पे इस्तेमाल किया है। अब एयर कंडीशनर हम लोग यूज करते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने कमरे में कंफर्टेबल है, लेकिन कोई भी एयर कंडीशनर आपके कमरे की पोल्यूशन को कम तो कर सकता है, गायब नहीं कर सकता है। एयर फिल्टर आप लगा लोगे, लेकिन दरवाजा खुलते ही, मेरे ख्याल मैंने पहले भी किसी सेशन में कहा है, एयर फिल्टर लगाने से विद इन मिनट्स आपके कमरे का जो एयर क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है जैसे ही आपने दरवाजा खोला। तो यहाँ पे भी आप बच नहीं सकते। और ये सब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हो क्या रहा है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कई ने, कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो नदियों का पानी कम हो जाता है। नॉर्मली जो ग्लेशियर होते हैं वो सारा साल नदियों में पानी दे पाते हैं, जो हिमालय वगैरह से पैदा आ रही है नदियाँ। लेकिन जब वहाँ पे ग्लेशियर कम हो जाती है तो पानी कम हो जाता है, और फिर
आपकी खेती में भी असर पड़ेगा। खेती में असर पड़ेगा तो खाने की कमी होगी, खाने की कमी होगी तो आप उसमें केमिकल्स डालोगे ताकि और गेहूं पैदा हो और अनाज पैदा हो। तो एक विशेष सी साइकिल सी बन रही है ये। अब ये जो साइकिल है हम सब पे असर डालेगी। कौन बच सकता है इससे? मैं बच सकता हूँ? नहीं। आप बच सकते हो? नहीं। प्रधानमंत्री बच सकता है? नहीं। प्रेसिडेंट बच सकता है? नहीं। आपके बच्चे बच सकते हैं? नहीं। तो हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे इतनी सारी बीमारियां हम लोगों को हो रही हैं और हम उसको रोकथाम के बारे में सोच भी नहीं रहे। बीमारियों की रोकथाम एक चीज है, लेकिन पोल्यूशन रोकना जो है वो दूसरी बात है। अब पोल्यूशन रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया? बंद कमरों में योगा किया, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके कमरे की एयर उतनी ही पोल्यूटेड है जितनी बाहर की है। 19-20 का फर्क हो सकता है। आपने एक पौधा लगा लिया, आपने सोचा कि मैंने भी पौधा लगाया, आपने प्लांटेशन एक्टिविटी की और वहां पे प्लास्टिक की पन्नियां फैला के आ गए, एक पौधा लगाया। और आपको बता दूं कि एक पत्ती जो ऑर्डिनरी साइज होती है पीपल की, तो एक दिन में इतनी ऑक्सीजन पैदा करती है जिसको हम 5 ml कहते हैं। 5 ml यानी 1 चम्मच। और आप दिन में पर मिनट कितनी ऑक्सीजन लेते हो? आप 220 ml लेते हो। तो जो आप लगा रहे हो एक तुलसी का पौधा या कोई एक पौधा घर में, वो आपकी इन डिमांड को कहीं भी कंपनसेट नहीं करता है। तो प्लांटेशन लार्ज स्केल पे करना जरूरी है। डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए। पौधों को तोड़िए नहीं और पौधों को लगाइए। पौधों की चॉइस कई बार बात होती है, कौन से पौधे? पीपल का पौधा रात में ऑक्सीजन देता है, रात में नहीं देता, रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है वो ज्यादा। इस तरह एरिका पाम है और स्नेक प्लांट है, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये थोड़ा लो, इतना लो असर है इनका कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जो हरकतें जो इसको एटमॉस्फेयर को खराब कर रही हैं वो कहाँ जा रही है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि मेरी तो जो उम्र हो गई होगी, आप में से भी कई, अभी तो मेरा सारा वीडियो में खोल लेता हूँ कौन कौन है, दिख जाएगा मुझे कि कुछ बड़ी उम्र के लोग भी हैं, कुछ कम उम्र के भी हैं। तो ये भयानक दिन जो जिसको हम कहते हैं ना कि अंतिम दिन आ गया धरती का, हम उस और बढ़ रहे हैं और उसमें हम सब ने योगदान दिया है। अब इस योगदान को आप कैसे रोकेंगे? छोटी छोटी बातें बता सकता हूँ मैं आपको, बड़ी बातें तो आपके बस का नहीं है, वो गवर्नमेंट को करनी है। लेकिन छोटी छोटी बातें जो इसकी रोकथाम, बीमारी की रोकथाम की बात की मैंने, एक तो सूखा झाड़ू नहीं लगाइए, गीला पोछा करिए, डस्ट को उड़ाइए। अननेसेसरी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करिए, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करिए। जहां आप पैदल जा सकते हैं पैदल जाइए, साइकिल पे जा सकते हैं साइकिल पे जाइए। सेहत के लिए भी अच्छा है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। इससे आगे अगर हम और चलते हैं तो अगर आपको ट्रैवल करना है, जो कि हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है कि हमें ट्रैवल करना है, तो सबसे कम पोल्यूशन वाला जो साधन है हमारे पास, सबसे कम पोल्यूशन वाला जो साधन है वो है रेलवे। कि लंबे डिस्टेंस पे अगर आपको जाना है और अगर आपको ट्रेन सूट करती है तो रेलवे बेटर है। रेलवे के बाद आती है बसेस। पर पर्सन जो है ना, पोल्यूशन सबसे कम बसेस का। उसके बाद आ जाती है आपकी आपकी पर्सनल गाड़ी है। पर्सनल गाड़ियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे प्रेफर्ड है, क्योंकि दूसरी गाड़ियां जो है डीजल की और पेट्रोल की वो भी प्रॉब्लम करती है। और ये बड़ी एसयूवी वगैरह, अनलेस उसमें एक आदमी जा रहा है तो बहुत गलत बात है। आप पूरा परिवार जा रहा है, 4-5 लोग जा रहे हैं तो एक अलग बात है। ये पोल्यूशन रोकथाम के लिए आपको गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डालना है और अपने आसपास जो आपकी डस्ट है, आपकी सड़कों के किनारे जो डस्ट पड़ी है उसको भी कम कराइए। दुकानों के आगे ट्रैफिक जैम जो होता है उसको भी कंट्रोल कराइए। एसोसिएशन है आपने बनाई, कई एसोसिएशन के हिस्सेदार होंगे, अपनी एसोसिएशन पे प्रेशर डालिए कि जो सड़क के किनारे मिट्टी पड़ी है उसको हटाया जाए। अभी दिल्ली में आप लोगों ने एक चेंज देखा होगी, सेंट्रल वर्ज की जो सड़क के बीच में जो लगा होता है डिवाइडर, उसकी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत सालों से डिमांड कर रहा था ये ऊंचाई बढ़ाई जाए और जो मिट्टी है उसके अंदर डाली जाए, बजाय इसके कि गाड़ी के टायर से फिर ये उड़ उड़ के आपके फेफड़ों में जाए और फिर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। मेरे बेड की कमी हो जाती है कई बार इन बीमारियों की वजह से। तो ये तो जनरल हो गया। पेड़ पौधे लगाने के बारे में बात हो गई। मास्क आप कितना लगा लें
और मास्क लगाएंगे तो फिर भी साइड की जो पोल्यूटेड एयर है वो आपके फेफड़ों में जाएगी। कुछ लोग एक मास्क लगा के बड़ा खुश होते हैं, मैं देखता और हंस देता हूँ कि कितनी देर बचेगी, कितनी देर बचा पाओगे आप अपने आप को बचा लोगे, अपने परिवार को बचा पाओगे, अपने बच्चों को बचा पाओगे? जो अगले 20 साल 30 40 साल में जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जैसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर एवरेज बढ़ गया तो दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। तो ये जो मास्क वगैरह थोड़ा सा लगा के, थोड़ा सा एक टोकन, जिसको मैं कहता हूँ टोकनिज्म है, कि आपने कुछ किया और आप बड़े खुश हो गए कि मैंने आज ये किया है, आपको इसका स्केल बढ़ाना और एसी का प्रयोग कम से कम करें। और अगर करना है तो कोशिश करें कि परिवार के सदस्य एक ही कमरे में बैठे आए तो एक एसी से काम चला ले तो बेटर होगा, क्योंकि एसी के पीछे से जो गर्मी निकलती है ना वो कोई कम नहीं होती है, हीट निकलती है, अच्छी सी हीट निकलती है। आपके कमरे की हीट जो है वो उठा के बाहर फेंकता है और बाहर एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है ग्लोबल वार्मिंग, चिड़ियों पे असर पड़ता है, फिर बाकी जानवरों पे असर पड़ता है उसका। वो बेचारे तो एसी नहीं ढूंढ सकते, तो कहीं छाए में जाके ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं, लेकिन उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि इंसान ये क्या कर रहा है। इंसान जो पढ़ा लिखा है, जो अपने आप को सबसे समझदार जीव समझता था धरती पे, आज की डेट में उसने अपने आप को साबित कर दिया है कि मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है इस दुनिया में, कि मैं ही डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, जहां पे मैं पल रहा हूँ मैं उस जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ और अच्छे से डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। और दोष हम दूसरों को देते हैं, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मेरी जो खांसी है ये भी उसी का असर है, एक माइल्ड ब्रोंकाइटिस सी रहती है, बलगम से निकलती है थोड़ी थोड़ी कभी कभी, और ये तंग करती है, मुझे कुछ नहीं कर सकता मैं इसके लिए, मुझे इसको झेलना है। योगा करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पोल्यूशन का ध्यान रखिए। पोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, एंडलेस लिस्ट है बीमारियों की, इतनी लंबी लिस्ट है कि आप सोच नहीं सकते। और जब ये बीपीए और वगैरह ये सब घूम फिर के हमारे बॉडी में आ रहा है पानी और खाने के जरिए, तो आपके बच्चों में विकृति भी पैदा कर रहा है। यानी कोई बच्चा है तो उसके हाथ पैर टेढ़े हैं या हाथ नहीं है या वो जुड़ा हुआ है, किसी भी डेवलपमेंट में किसी भी स्टेज पे ये जो आपके पोल्यूशन है ये आपके असर कर सकता है। अब इस सब के बावजूद भी अगर हम सावधान नहीं होते हैं तो क्या बोलूं मैं कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आप इमीडिएटली कर सकते हैं कि जिन लोगों को संभव है तो सिटीज को लेस पोल्यूटेड करें, यानी लेस कंजेशन करें, कंजेशन कम करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। अब लेकिन हो क्या रहा है कि बड़े शहरों में लोग जा रहे हैं और वहां पे रोजगार ढूंढते हैं, रोजगार ढूंढना उनकी मजबूरी है, पेट तो पालना है, लेकिन रोजगार के चक्कर में जब शहरों में भीड़ बढ़ जाती है, जब भीड़ बढ़ जाती है तो वो ट्रैफिक कंजेशन होता है, ट्रैफिक कंजेशन होता है तो दिक्कत आती है। और आपकी गाड़ी जो है 15-20 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है और आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ठीक से काम नहीं करता है, वो पोल्यूशन ज्यादा करता है। तो बड़ा लंबा विषय है ये, मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ। इसमें हम लोग दवाइयों की चर्चा भी करते हैं कि हम लोग जैसे आप में से कई लोग हैं दवाई लेते हैं, सीजीएचएस बेनिफिशियरी भी है, दवाई लेते हैं, दवाई बच जाती है, जब बच जाती है तो उसको कूड़े में डाल देते हैं, एक्सपायरी डेट देख के कूड़े में डाल देते हैं, तो वो भी एक पोल्यूशन का कारण बनता है। बड़ा डेंजरस कारण है पोल्यूशन का कि जब आप बची हुई दवाइयां एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं ये केमिकल्स हैं। इतना ज्यादा मेरे पे ये, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे हिसाब से एलोपैथी एक बड़ी डेंजरस ब्रांच बन गई है दुनिया में, पोल्यूशन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में बढ़ाने के लिए, कि हम लोग इतनी इंडस्ट्रीज लगा दी, इतने केमिकल बना दिए हैं, और वो केमिकल जब वापस धरती में जाते हैं तो वो बर्बाद कर देते हैं। इससे अच्छा तो हमारा पुराना सिस्टम है आयुर्वेद का, जहाँ पे हम नेचर से दवाइयाँ बनाते हैं और वो दवाइयाँ अगर बच भी जाती हैं तो वापस नेचर में चली जाती हैं। ये जो केमिकल आदमी बना रहा है, ये केमिकल हमेशा के लिए दुनिया में छोड़ के जा रहा है। हम तो चले जाएंगे 5 साल 10 साल बाद, लेकिन हमारी संतानें, हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है, ये केमिकल्स जो प्रूव हो चुका है कि
1-1 लाख साल तक भी डिस्ट्रॉय नहीं है। बहुत ही डेंजरस है। थोड़ा सा इस विषय में सोचिए, क्योंकि बीमारियों की रोकथाम की बात कर रहे हैं, बीमारियों के इलाज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं रोकथाम की बात कर रहा हूँ, और ये बहुत ही पेनफुल विषय है। कई एरियाज में मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है कि एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता है। तो काम सरकार का है, लेकिन वो पब्लिक के सहयोग से होगा। पब्लिक के सहयोग से तभी होगा जब आप लोग जागरूक होंगे इस विषय में और कुछ करेंगे। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप लोग इस पोल्यूशन को कम करने के लिए थोड़ी से आसपास ग्रीनरी भी बढ़ाइए, बेलें भी लगाइए, और व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करिए, केमिकल्स का इस्तेमाल कम करिए। अगर टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। कंपनी ने टूथपेस्ट ज्यादा बेचने के लिए नोजल का साइज बड़ा कर दिया था। आपका काम है कि जब आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या है, जो क्वांटिटी है वो कम कर दीजिए। इसी तरह कोई भी केमिकल, वो साबुन है या कुछ भी है, उसकी क्वांटिटी से कम करिए। सर्फ वगैरह कम करिए, पानी की वेस्टेज कम करिए, एसी का प्रयोग कम करिए, अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करिए। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैदल जाना और साइकिल का इस्तेमाल करना बेहतर है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करिए। गवर्नमेंट भी इंकरेज कर रही है। तो मेरे ख्याल ये लंबा विषय है, मैं यहीं पे रोक देता हूँ, आधा घंटा होने वाला है। जोशी जी, आप तो शायद देखिए आगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने लोगों को जागृत किया। और कहते भी है ना कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसमें जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी तो हम इस पॉल्यूशन को रोक नहीं सकेंगे। वास्तव में ये एक बड़ी भयावह स्थिति है। तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो साथ में तो आप लोग बताइए। डॉक्टर साहब, जो पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर लोग क्या कर सकते हैं? तो ठीक है कि मतलब जैसे कुछ चीजें आपने बताई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग, तो या प्लास्टिक के प्रयोग से स्वयं वो कैसे बच सकते हैं, या कुछ चीजें मतलब अगर हम कहें कि ये 5 चीजें कम से कम व्यक्तिगत रूप से करें लोग, क्योंकि सामाजिक रूप से तो सरकार क्या कर रही है या बाकी संगठन क्या कर रहे हैं वो तो एक जी, बात है। तो हम अपनी लाइफ में कैसे इससे बच सकते हैं, थोड़ा सा अगर इस विषय में बताएं। एक तो बड़ी गाड़ियां अननेसेसरी इस्तेमाल नहीं करिए, डीजल व्हीकल्स। नंबर 2, एयर कंडीशनिंग का प्रयोग कम करिए। गांव में जाके जितने लोग रह सकते हैं, छोटे शहरों में, वहां पे हीट कम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहीं ना कहीं से तो बिजली पैदा होती है और वहां से आती है। लेकिन प्लास्टिक की बोतलें आप लोग बिल्कुल बंद कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो बंद की जा सकती है, 95% बंद की जा सकती है। ड्राई डस्टिंग जो घर में है वो नहीं करिए। ड्राई डस्टिंग को अवॉइड करिए। आपको इमीडिएटली असर भी पड़ेगा और एनवायरमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो ड्राई डस्टिंग तो हर तरह से रोकिए इसको। और खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी हीट का जो प्रयोग है वो थोड़ा सोच समझ के करें। और किचन के बारे में तो काफी कुछ है, जैसे खुले बर्तन नहीं इस्तेमाल करने, कुकर का इस्तेमाल करिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करिए, उसमें हीट लॉस कम होता है। और गैस के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जब आप गैस इस्तेमाल करते हैं तो हीट एफिशिएंसी जो है उसकी 40% भी नहीं बनती है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल इंडक्शन वगैरह इस्तेमाल करते हो, हीट एफिशिएंसी बेटर होती है। पैदल चलना, ग्रुप में प्लांटेशन एक्टिविटी करिए, और प्लांटेशन इतना लेवल पे ले जाइए कि वो आपको महसूस हो कि आपके आसपास की हवा शुद्ध होने जा रही है, खाली बातों से नहीं। क्योंकि मैं कई बार मुझे, हमारे अब एनवायरमेंट डे है, चल पड़ते हैं, गर्मी का महीना ही होता है, जून जुलाई में, और वहां पे गए, पहली बार गया, उसके बाद मैंने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ। कि पौधे लगाए गए, पौधे भी प्लास्टिक की पन्नी में आए थे, एचडीपी की। और उसके बाद सबको टी शर्ट बांटी गई। टी शर्ट हरे रंग की थी और पन्नी में आई थी। तो सबने अपनी टी शर्ट डाल ली और वो पन्नी जो थी वहीं पे फेंक के सब चले गए थे। तो मैं हंस भी पड़ा, रो भी पड़ा, और आ गया वहां से। फिर मैंने तय कर लिया कि मैं इस तरह की जो ऑफ सीजन प्लांटेशन, एनवायरमेंट डे इज समथिंग एल्स, प्लांटेशन डे अलग है। तो ऑफ सीजन प्लांटेशन डे एक्टिविटीज और ये सब करते हैं, इन सब पे रोक लगाना जरूरी भी है। ये एक फोटो सेशन नहीं होता है,
फोटो सेशन की बजाय हमको दिल से कुछ काम करना है। इसको डाल के और सोशल मीडिया देखिए हमने पूरे ग्रुप की फोटो डाल दी और टी शर्ट सबको बांटी हमने, और वो उसकी जो पन्नी थी वो तो हम वहां छोड़ा है, उसकी चिंता नहीं की हमने। तो कहीं कहीं ना कहीं सोच में एक परिवर्तन की जरूरत है। मैं तो आज सिर्फ आप लोगों से ये बात करना चाहता था क्योंकि ये विषय बहुत डिस्टर्बिंग है और केमिकल्स का यूज जो है वो कम से कम होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। बहुत बढ़िया। और किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय में तो आप लोग कर सकते हैं। आपने बताया कि एलोपैथिक जो दवाइयां हैं हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उनको किस प्रकार से फेंकना चाहिए? देखिए एक्ट तो यही कहता है कि जो दवाइयां बच गई हैं वो केमिस्ट के पास जाएंगी, केमिस्ट उसको कंपनी को देगा और कंपनी इसको डिस्पोज ऑफ करेगी। लेकिन ये प्रोसेस कभी भी फॉलो नहीं होता है। अब वो फॉलो अप नहीं होता और फिर भी जब इनको इन दवाइयों को जो डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मालूम है कि कितनी दवाइयां डिस्पोज ऑफ हो रही है, प्रॉपर तरीके से कोई डाटा नहीं है उनके पास, लेकिन ये प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। दूसरा मेरे हिसाब से जो कि बहुत मुश्किल काम है कि ड्रग्स पे ना बड़ी शॉर्ट एक्सपायरी लिखनी शुरू कर दी। जब वो एक बार ठप्पा लगा देते कि शॉर्ट एक्सपायरी, तो आप भी इस्तेमाल करना बंद कर देते हो उसको, और जब बंद कर देते तो नॉर्मली वो वेस्ट हो जाएगी, जल्दी वेस्ट होगी, और फिर आपका कंपनी की तो सेल बढ़ जाएगी ना, दोबारा आप खरीदने जाओगे। अगर केमिस्ट नहीं लेते हैं तो फिर भी हम उसको किस प्रकार से फेंकें? कुछ उनको पानी में घोल के या? नहीं नहीं, वो वापस पानी में ही जाएगा। देखिए एक आज से 5 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, गाजीपुर के जो वेस्ट डंप था उसके नीचे के जो ग्राउंड से पानी निकाला गया था, तो उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिली। एंटीबायोटिक का लेवल बहुत था। जब एंटीबायोटिक इतनी होंगी तो बैक्टीरिया भी, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाएंगे। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको एक हफ्ता एक दवाई लिखेगा, अगले हफ्ते फिर दूसरी लिखेगा, आपका इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जो एक बड़ा पानी में डाल के तो इसको कहीं नहीं करना है। इसको गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए कि वो इसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका बताएं। लेकिन और आम आदमी तो नहीं जा सकता ना, हाँ, हर एक कोई नहीं जा सकता केमिस्ट शॉप पे, या कुछ है जिनके पास बस्ती है, दो चार बस्ती है, दो चार को केमिस्ट लेंगे भी नहीं। तो नहीं आप कोई आप जब ये कि वेव की तरह इस्तेमाल करेंगे कि ये इनको डिस्पोज ऑफ करना है, आप उसको कंपनी को भिजवाइए। एक्सपायरी डेट की होंगी तो उसको लेना पड़ेगा, ठीक। उसको लेना पड़ेगा और उसको वापस वो भेजेगा कंपनी को, कंपनी इसको डिस्पोज ऑफ करेगी। लेकिन किस तरह डिस्पोज ऑफ करेगी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे मन में। जी। बाकी आप लोग अपने घर में सोलर प्लांट जो लगा सकते हैं सोलर लगाइए, सोलर वाटर हीटिंग, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी दे रही है। आपकी दिन की बिजली की जो कंजम्पशन है, दिल्ली की एवरेज कंजम्पशन इस वक्त बहुत बढ़ने वाली है। लोड शेडिंग होगी, पॉलिटिकल प्रेशर हो या नहीं हो, क्योंकि पहले 500 की बात करते हैं, फिर 5000 की बात हुई, अब 9000 उस पर जाएगी, मेगावाट पे पर डे की कंजम्पशन जाएगी। तो अगर आप लोग सोलर अपने घर में लगा सकते हैं, और सोलर बहुत सस्ता हो गया, बहुत ही सस्ता हो गया जी। कुछ बोला, मेरी समझ में नहीं आया क्या बोला है। शायद किसी का खुल गया होगा डॉक्टर साहब। माइक खुल, ऐसे ही लगा मुझे। बाकी ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी और सोलर वाटर का तो आप लोग लगा लीजिए घरों में, जितना लगा सकते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करता है। आपकी टेरेस है, ये इसको यूज कर सकते हैं। और बिल्डिंग की हाइट भी अगर आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी की लगा रहे हैं, तो जो पैनल आप ऊपर लगाते हैं 8 फुट तक आप हाइट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और जब आप ऊपर लगाएंगे तो नीचे आपके जो छत पे जो हीट है वो भी कम हो जाएगी, और नीचे एक स्टोर भी बन जाएगा आपके लिए। डॉक्टर साहब, जो सोलर से जो उससे जो लाइट हमारे खुलेंगे, जो अप्लायंसेस हम यूज करेंगे, उससे जो फ्यूम तो वही निकलेगा, तो निकलता ही है अभी भी। फ्यूम्स तो निकलेगा, मैं तो बिजली की कंजम्पशन कम करने की बात कर रहा हूँ। फ्यूम्स तो वो तो खाना आप कैसे बना रहे हो, अप्लायंसेस देखिए फ्यूम नहीं छोड़ते हैं। फ्यूम आपकी गैस छोड़ती है या कोयला छोड़ता है या लकड़ी छोड़ती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्यूम नहीं छोड़ते हैं, वो सिर्फ आपका पानी गर्म होता है तो भाप बनती है उससे। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कुछ फ्यूम नहीं निकलती है।
तो आज का तो मैं यही कहूंगा कि जो ये चिंतन के लिए है कि क्या हम वाकई पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, प्लास्टिक का यूज कम कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कम कर रहे हैं, सड़कों पे डस्ट कम कर रहे हैं, ट्रैफिक का कंजेशन कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर एक को इस दिशा में जो जहाँ पे सक्षम है वो वहां पे कुछ ना कुछ एक्शन ले। और बीमारियों की चर्चा तो बाद में होगी, पहले बीमारियों की रोकथाम तो करें। और पूरी लिस्ट जो मैंने आपको दी है कुछ छोटी लिस्ट नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। और खतरनाक बीमारी है सारी की सारी। किसी के घर में अपंग बच्चा पैदा होना, या बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाना, या न्यूरोलॉजिकली डैमेज्ड है, या किसी को कैंसर हो जाना, या हार्ट अटैक हो जाना, या स्ट्रोक हो जाना, और अगर आने वाले विश्व के लिए खतरा होना, ये सारी ही बहुत सीरियस है। कोई इसकी सीरियसनेस नहीं लेना चाहता तो उसकी इच्छा है, और अपने दिन काटना चाहता है, सब सोच की बात है। हाँ, आपके लिए एक चीज मैं कहूंगा कि जिन दिनों पोल्यूशन ज्यादा है उस दिनों पार्क में जाके लंबी लंबी सांसें मत लीजिए, वो आपके फेफड़ों पे असर करेगा। जिन दिनों पोल्यूशन कम है, वो आजकल रोज न्यूज आती रहती है AQI कितना है, और ये दिल्ली की मुसीबत है कि इतना ज्यादा AQI खराब है इसका। बाकी शहरों में तो ये 50-60 इतना है, और बहुत अच्छा है। छोटे शहरों में चले जाइए, नदी किनारे चले जाइए, जंगल के किनारे रहिए, बहुत सारी जगह बन गई हैं। जो लोग जा सकते हैं वो यहाँ रहने की मजबूरी मत दिखाएं। और डॉक्टर साहब, बाहर जाने से थोड़ा पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। बाहर परमानेंट 4 दिन जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक साथी थे, उनके बच्चे भी उनको तंग कर रहे थे, पतले से थे, BP हाई हो गया उनका। कह रहे डॉक्टर साहब इतना पतला, मैं एक्टिव रहता हूँ। तो मैंने मजाक में कह दिया, मैं कहा जी गुप्ता जी एक काम करो, हरिद्वार जाके रह लो। 1 साल बाद आए, बड़े खुश। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मैंने हरिद्वार में फ्लैट ले लिया, मैं वहीं जाके रह रहा हूँ, बड़ा खुश हूँ, बच्चों की शिक्षक से भी दूर हूँ और पोल्यूशन से भी दूर हूँ। तो मुझे हंसी भी आई, पर देन वो उन्होंने मेरी एडवाइस इतनी सीरियसली ली कि अच्छा भी लगा मुझे। वर्मा जी कुछ कहेंगे? वर्मा जी कह रहे जी हैं। जी जी जी, नमस्कार डॉक्टर साहब भगत जी, नमस्कार। बहुत खुली बहुत खुली हवा में आपने घूम रहे हैं आप। मैं तो बाहर घूम रहा हूँ खुली हवा में। हमारी गली में बहुत से पेड़ हैं, अच्छे ग्रीनरीज है, सफाई भिवानी है। से है डॉक्टर साहब, ये भिवानी से? हाँ जी, भिवानी से है ना। हाँ, भिवानी में तो अच्छा आपने है, भिवानी काफी आपने अच्छा है। बहुत बहुत सूक्ष्म बातें बताई, लेकिन बहुत काम की हैं सारी की सारी। 2-3 बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा और कुछ ऐड भी करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि किचन में जो हम कुकिंग वेयर यूज कर रहे हैं टेफ्लॉन कोटेड, दैट इज ए डेंजर फॉर ह्यूमैनिटी। बंद कर दो उसे। मैंने उसकी घर की कढ़ाई फेंक दी जो टेफ्लॉन कोटेड लेके आते हैं। कंपनियां बनाती है बड़े बड़े फैशनेबल बर्तन, ये एल्यूमिनियम के बर्तन बंद करो। एक बार मिट्टी की हांडी में दाल पका के देखो, मैं तो पकाइए बनाता मैं तो और बनाता खाइए, देखो आप स्वाद का अंतर देखेंगे, आपको स्वाद का अंतर पता चलेगा। देखिए, और जहां अच्छा, तक दूसरा, ये नमक की थैलिया में जो नमक आता है और दूध प्लास्टिक की थैली में जो दूध आता है, अभी इंडिया के अंदर ही सर्वे हुआ, रिसर्च हुई थी, स्टडी की गई थी कि एक नमक की थैली में 1 चम्मच के अंदर कितने 250 माइक्रोग्राम जो है नैनो प्लास्टिक पाया गया। तो इनको अवॉइड करें, नमक की थैली ना यूज करें। आप नमक घर पे ले आए और मिट्टी के बर्तन में जैसे हम पहले रखते थे उसी तरह रखें। और दूसरा एक बात और महत्वपूर्ण है, आज कॉटन यानी कि क्लोथिंग इंडस्ट्री में सारे कपड़ों में सिंथेटिक मिला दिया जाता है। इट इवन अंडर गारमेंट्स, इवन बेड शीट भी जो है उसके अंदर भी सिंथेटिक मिला दिया जाता है, प्योर कॉटन की नहीं है। वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल्सो। और एक बात ये बताइए, क्या हम बेडरूम में बोनसाई पीपल का पेड़ लगाकर उससे ऑक्सीजन जनरेट कर सकते, क्योंकि डे एंड नाइट ऑक्सीजन देता है वो। देखिए, आपकी सारी बातों का मैं बीच में ना थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी करना चाहूंगा। टेफ्लॉन आया था, और टेफ्लॉन नुकसान तो डायरेक्टली नहीं दे रहा था कोई उस वक्त, लेकिन टेफ्लॉन क्या है, धीरे धीरे उखड़ के आपके खाने में जा रहा था और पेट में जा रहा था।
अभी क्या है कि बर्तन की थोड़ी सी क्वालिटी चेंज हो गई है कि एक सर्जिकल स्टील को यूज करके बर्तन बन रहे हैं, बहुत महंगे भी नहीं है, और वो नॉन स्टिक टाइप के ही हैं, एसएस के। तो वो काफी अच्छे हैं क्योंकि उसमें नॉन स्टिक का करेक्टर भी आ जाता है और हीट एफिशिएंसी भी अच्छी है उनकी। कोटेड किसी भी तरह का जो है बर्तन वो अवॉइड करना चाहिए। एल्युमिनियम के मैं शुरू से अगेंस्ट हूँ, क्योंकि एल्युमिनियम का बर्तन धीरे धीरे घिस के एल्युमिनियम आपके जाता है शरीर में और आपको कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स करता है। फिर आपने बात की एक आध पेड़ की। एक आध पेड़ कमरे में लगाइए शो के लिए, ऑक्सीजन पैदा नहीं कर देगा, इतनी ऑक्सीजन नहीं पैदा कर देगा कि आपको कोई उसका मैंने बताया ना, एक पत्ती जो है पूरे दिन में 5 ml ऑक्सीजन पैदा करती है, ये एवरेज है। कुछ हो सकता है कोई 6 करती है, कोई 4 करती है पत्ती, यानी एक जो पीपल की पत्ती का साइज है, ठीक है ना। फिर आपने कपड़ों में मिक्सिंग करने की बात कही। अब ये देखिए, ये जो सिंथेटिक मटेरियल मिक्स किया जाता है, ये इसमें कई करेक्टर देता है वो कपड़े को। एक तो ड्यूरेबिलिटी देता है, प्लेन कॉटन है वो जल्दी घिस जाएगी और जल्दी चेंज करनी पड़ेगी। सिंथेटिक है तो उसकी लाइफ ज्यादा हो जाती है। एक गरीब आदमी से पूछिए कि वो एल्युमिनियम का बर्तन नहीं इस्तेमाल करेगा तो क्या करेगा, या उसकी शर्ट अगर हर 6 महीने में फट जाएगी तो वो क्या करेगा। तो सिंथेटिक ही डाल के वो गुजारा कर लेता है। बेडशीट्स में भी अब ये क्रीजलेस जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये भी सिंथेटिक कुछ मटेरियल डाला जाता है तभी बनते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो प्लास्टिक का फिर आपने नैनो उसकी बात की, यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर, देखिए प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में यूज करते हैं वो गलत है, लेकिन प्लास्टिक हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। अगर प्लास्टिक की थैली में नमक नहीं भेजेंगे तो क्या स्टील के बर्तनों में बेचेंगे। और ये जो नैनो पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं, ये समुद्र के नमक से ही आया है। ये समुद्र में जो हमने प्लास्टिक भेजा है वहां से निकल निकल के और नदियों में उसके आ रहा है। अदरवाइज नमक में कोई, उसमें नैनो प्लास्टिक का कहीं से कोई आने का रोल कारण नहीं बनता है। तो इस समुद्र के पानी को ही सुखा के उसमें से बनाया जाता है नमक, और जितना प्योरीफाई कर सकते हैं करती है कंपनी। दूध की थैली का भी ये समस्या है कि दूध क्रांति जो हुई है हमारे देश में, पहले दूध हमें मालूम है, आप में से कईयों को मालूम है कि मई जून का महीना आया और दूध की शॉर्टेज हो जाती, कोई भी आइटम बैन कर दी जाती थी। अब एक देश में दूध क्रांति हुई तो हम दूध के प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। तो खाली एक आध चीज को पकड़ के वो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि दूध आपका तो आना ही है घर में और आपको चाहिए। और दिल्ली के अंदर आपको भैंसों के तबेले रखना बैन है एक तरह से। कुछ लोग रख के बैठे हैं, कनेक्टेड हैं पॉलिटिकली, लेकिन वो सड़कों पे गाय छोड़ देते हैं, वो भी एक मुसीबत बन जाती है। तो प्लास्टिक की थैली जितनी अवॉइड कर सकते करिए, और उनको डिस्पोज ऑफ करना है तो ठीक से करिए, उनके छोटे टुकड़े मत करिए, क्योंकि रिसाइकलिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और रिसाइकिल के लिए वो बच्चा या जो भी कूड़ा उठाने वाला है वो तभी उठाएगा जब प्लास्टिक का साइज अच्छा होगा। अगर कभी ध्यान से आप इनके पीछे चल के देखें तो आप देखेंगे कि छोटे साइज का प्लास्टिक को छोड़ देते हैं, बड़े साइज का उठा के ले जाते हैं। अब वो दूध की थैली जब आप कोना काट के आप फेंक देते हैं ना उसका, तो वो तो कभी रिसाइकलिंग में नहीं जाएगी, थैली का बड़ा पोर्शन तो चला जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, कॉन्शियस होने की बात है कि आप कितना कॉन्शियस हो रहे हैं इस बारे में और कितना इसको आप ठीक कर पाएंगे। दुनिया को आप बचा नहीं सकते हैं, हाँ लंबा जरूर कर सकते हैं कि थोड़े कुछ डिकेड्स और निकल जाए या कुछ दशक और निकल जाए, हम इस रास्ते चल पड़े। और ये शुरुआत हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट एक होड़ लगी थी ना, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज ने हमारी धरती का सत्यानाश किया है। और एक ही है हमारे पास, दो है नहीं। मुसीबत तो यही है, दो होती ना तो दूसरी जगह चले गए होते। धरती तो एक ही है हमारे पास, और इस पे खाली हमारा हक नहीं है, बाकी जीवों का भी हक है। तो अब ये मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, जो ये माइक्रोवेव जो होती है इनकी, नैनोवेव, उनका भी तो हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए माइक्रोवेव का अभी तक कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आया। एक्सरेज का होता है, रेडिएशन का होता है, मोबाइल का भी अभी तक कोई डेफिनेट डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट नहीं आया है। शुरू में बहुत बनाया था, ब्रेन के ट्यूमर हो रहे, ये हो रहे, अफवाहें बहुत फैलाई गई थी। ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव होता तब तक बैन हो गए होते। कहीं पर हाँ कुछ लोगों ने कुछ एनजीओ बना ली, कोई ड्रामा किया, कोर्ट में चले गए, फिर टावर उतरवा दिए स्कूल से और इधर उधर,
फिर कनेक्टिविटी का शोर मचाना शुरू कर दिया कि नंबर नहीं लगता है। एक ये ह्यूमन रिएक्शन जो है एक शोर की तरह है। जैसे किसी कविता में मैंने मेंशन किया था कि हवा तो चल रही थी पर शोर बहुत हो रहा था। शोर क्या हवा कर रही थी? शोर तो पत्ते थे जो उस हवा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो हम हर चीज में रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन करते हैं। हवा तो शोर नहीं करती, वो तो अपनी गति से चले जा रही है, और जितनी स्पीड बढ़ाती है पत्ते उसको उतना रोकने की कोशिश करते हैं, उतनी आवाजें आती हैं। तो डॉक्टर साहब, अब आप इसी क्रम में अपनी कविताएं सुनाएं जो आपको जो रुचि हो। अच्छा है, हम सब लोग आज सुबह सुबह एक कवि गोष्ठी भी हो जाएगी। नहीं नहीं, इसमें अब कविता तो अब इस विषय पे मैंने लास्ट क्या लिखी थी, लास्ट आवश्यक नहीं है कि इसी विषय पर हो, जो भी आप सुनाना चाहें। नहीं नहीं, इसी से मिलती जुलती है। मैं बड़ी अच्छी, मैंने अभी इसको भी फॉर्मेट नहीं किया है। कहाँ से भीड़ में ना कहीं। कोई बात नहीं, आराम से ढूंढिए। तो बहुत अच्छा एक सत्र रहा। डॉक्टर साहब अभी ढूंढ रहे हैं अपनी कविता जो प्रासंगिक हो। तो हम सब लोग अपने जीवन में जो जो चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने आप बताई सब हैं। कुछ ना कुछ तो आप कम कर सकते हो। मैं ये कहा है कि आप रोक नहीं सकते इसको, लेकिन आप कम तो कर सकते हो। उसकी स्पीड तो कम करिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोल्यूशन की जो स्पीड है ये कम करिए। और ये सब 1940 के बाद हुआ है, 1942 के बाद। अगर आप टेम्परेचर और ये कर्व देखेंगे, सब कुछ 1942 के बाद हुआ है, वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है, जब एक होड़ लगी थी कंट्रीज में कि हम तरक्की करेंगे। सर आप 1942 कह रहे हैं, हम लोगों को तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 93 में अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, तो हमारे ऑफिस में केवल सेक्रेटरी जनरल के यहाँ पर कूलर था और बाकी ऑफिस में कहीं पर भी फैन के अलावा कुछ भी नहीं था। तो अब हम तो लोग उस हीट वेव पे काम करते थे, मतलब कि उसमें भी टेम्परेचर मतलब सहनीय ही था। रोड पर जाते थे तो अच्छा लगता था, छाया आती थी तो अच्छा लगता था। आज की डेट पर हम रोड पर नहीं जा पा रहे हैं। मैंने घर शिफ्ट किया था वैशाली में भी, तो ये मैंने किया 2011 में। यहाँ पर मेरी बिल्डिंग में कहीं पर भी एसी नहीं था, और एक साल के बाद एक ने एसी लगाया, फिर दूसरे ने लगाया, तीसरे ने लगाया, तो 2 साल के बाद यहाँ पर बिना एसी के रहने लायक नहीं हुआ, तो मुझे भी लगाना पड़ा। तो बिल्कुल ठीक कहा। उससे पहले कूलर से बढ़िया काम चल रहा था। उससे पहले तो आम के पेड़ के नीचे काम चलता था। कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ये एक एनवायरनमेंट पे लिखी थी मैंने, सेव द अर्थ एनवायरनमेंट। जी कुछ जी, तो स्वागत। हाँ, कुछ तो जरूरी है पर सब जरूरी नहीं है। मुझे तो कुछ करना है। मेरी धरती, मेरा जल, मेरी वायु, मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा। पर मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे औरों का साथ लेना। इसीलिए मैं आपसे ये विषय आज चर्चा किया है। मुझे औरों को भी साथ लेना पड़ेगा, धरती तो उनकी भी है। मैंने जो काम किए, मैंने सोलर वाटर हीटिंग प्लांट लगाया। एक सोच थी कुछ करने की धरती माँ के लिए, ये मैंने 1995 में किया था। पहले सोलर वाटर हीटिंग लगाया था, जो लोगों को समझाना भी था और पैसे भी तो बचाने थे। फिर मैंने सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। दोनों हॉस्पिटल में मिला के मेरे पास 75 किलोवाट का जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की सोलर सूर्य की कृपा से। जगह कम थी पर जितनी थी काफी थी। कुछ तो जाना था हमने, कुछ तो अपने डिजाइन में। हमने हॉस्पिटल डिजाइन बिल्डिंग में अभी एक फिल्म बनी है, WHO बना के ले गया है, और वो उसको एडिट कर रहे हैं कि कैसे भगत हॉस्पिटल में हमने बिल्डिंग डिजाइन की, नेचुरल कूलिंग करने के लिए, एयर कंडीशनिंग इंप्रूव करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए, इंसुलेशन बढ़ाई है। डिजाइन ऐसा किया कि बिजली कम से कम लगे, बिजली की खपत कम की। तकनीकी जानकारी किस काम आएगी, अपनी पढ़ाई जो थी फिजिक्स की मैंने पूरी इस्तेमाल की बिल्डिंग डिजाइन करने में। मैंने पंखे बदल दिए अपने,
ऑर्डिनरी पंखों के बदले मैंने BLDC फैन लगाए जो 1/4 बिजली खाते हैं, लाइटें बदल दी, स्टाफ को समझाया कुछ भी वेस्ट नहीं करो, प्लास्टिक को कम किया, दिल को तसल्ली हुई, पानी की भी बचत की, पेड़ पौधे लगाए, सबको साथ में लिया और सबसे लगवाए थे। जब बचत हुई और अच्छा लगा, स्टाफ को शाबाशी भी दी, उनके विचार भी जाने, यानी जो मैंने किया मैंने सबसे कम्युनिकेट भी किया। और भी बहुत कुछ करना था, इच्छा तो बहुत थी सब करने की, हवा आसपास ठीक ना थी। सोलर पर भी मिट्टी डस्ट आ जाती है, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, मरीज भी कष्ट पाते हैं पर कुछ नहीं कर पाता है। एयर प्योरीफायर लगाता हूँ तो वो भी बिजली मांगते हैं। सरकारी रूल्स जो है वो बिजली की खपत बढ़ाते हैं। AC प्लांट भी बिजली खाता है। जमुना फिर भी गंदी थी, कोविड का बहाना लेकर ऑक्सीजन जनरेटर लगवाए गवर्नमेंट ने। इससे बड़ा करप्ट एक्शन हो नहीं सकता था। कोविड का बहाना लेकर ऑक्सीजन जनरेटर लगवाए, किसके लिए? पर बिजली की खपत तो बढ़ी गई उनसे, क्योंकि जो हमारे पास ऑक्सीजन आती थी वो सिलेंडर्स में आती थी। अब इन्होंने मेरे AC प्लांट लगवा दिए, यानी वो ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए, जो एक कैपिटल तो लगा ही लगा, साथ में बिजली भी खाने लग गए वो। और ऑर्डर दे दिए कि आपको इस डेट तक लगाने ही लगाने हैं। पैकेजिंग मटेरियल की वेस्ट देखकर परेशान था, ये विषय मैंने आपसे बात नहीं की पर इसमें आ गया। पैकेजिंग मटेरियल की वेस्ट देखकर परेशान था पर कुछ नहीं कर सकता था। बायोमेडिकल वेस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बायोमेडिकल वेस्ट बढ़वाते हैं ये टेक्निकली, ताकि कूड़े की क्वांटिटी ज्यादा और ये हमसे ज्यादा चार्ज कर सके। हमसे पैसा भी ले रहे हैं, इसलिए बहुत कुछ कर सकता हूँ पर कानून बनाने वाले कुछ और ही दिशा दे रहे हैं। जो हमने किया वो ना देख रहे थे, ना मालूम क्या होगा, पर दुनिया तो अभी चल रही है, कल क्या होगा मैं नहीं जानता, कल क्या होगा मैं नहीं जानता। तो ये था मेरे जो कुछ पंक्तियां। ये तो आपका एक आर्टिकल ही है, एक तरीके से कविता, पद्य और गद्य का मिश्रण है ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, मैं बीच में एक्सप्लेनेशन भी देने लग गया था आप लोगों को कि क्यों इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें कई ये आधुनिक कविता है, आधुनिक कविता। तो साहब हमारे हरियाणा में डॉक्टर साहब आपसे प्रेरित होकर 2 लाइन में सुनाना चाह रहा हूँ। एक रागनी काफी टाइम से गाई जा रही है रिकी, वो एनवायरमेंट के बारे में ही है, इवन इंटरपर्सनल रिलेशन में जो पोल्यूशन है उसके बारे में भी है। तो 2 लाइन ये मैं सुनाऊंगा कि पहली जैसी हवा रही ना, पहले जैसा पानी, हो गई खत्म कहानी भैया, हो गई खत्म कहानी। ये हाल है। बिल्कुल ठीक है, कहानी खत्म हो गई है, दुनिया खत्म होने वाली है, प्रलय आ जाएगी, फिर नई दुनिया बनेगी, उसका सर इंतजार है। आपके प्रयास काम कर रहे हैं और सस्टेन करेगी दुनिया। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने, आप भी कंफर्मेशन दें उसके बारे में, कि घर में जो हम अगरबत्ती जलाते हैं जिसके अंदर सिंथेटिक खुशबू होती है, जब वो जलती है तो थैलेट्स होते हैं उसके अंदर। कोई भी सिंथेटिक खुशबू है उसमें थैलेट्स हैं, नेचुरल खुशबू तो कौन यूज करता है। तो उसके कारण भी हमारे DNA पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो हम इनहेल करते हैं, प्रिलिमिनरी डिजीज भी उससे बढ़ती है। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ें, घी का दीपक जलाएं, ये अगरबत्ती जो है सिंथेटिक ये ना जलाएं, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट। अगरबत्ती जलाने की जरूरत क्या, आप जलाने भी तो एक छोटी साइज के आने लग गई 1.5 इंच की, बहुत शौक है तो वही जलाइए। कुछ कंपनी ना छोटी अगरबत्ती बना रही है। दीप जी धन्यवाद दे दें और शांति पाठ करवाना। जी जी जी। दीपन जी। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी सुंदर तरीके से इस एनवायरमेंट, इस जलवायु परिवर्तन के लिए आपने हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत शॉर्ट नोटिस पर भी आपसे हम कभी कभार गुजारिश कर लेते हैं, जिसके लिए आप कभी भी मना नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लास को समापन करने से पहले मैं शांति पाठ के लिए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कमर गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। करिए गहरा लंबा सांस। ओ
ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाय शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें, दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें और उससे निकले हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी बहुत डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी रामनवमी।